मार्केट के अंदर देखता हूँ ज़्यादातर जब हम काम करने के लिए जाते हैं इलेक्ट्रिशियन में विश्वास क्यों नहीं करते हैं। इसका कुछ कमीशन होगा। सीलिंग के साथ में बताया था, आप ये अलग अलग खर्चे क्यों बता रहे हो, तो फिर कस्टमर का क्या सीन होता है। इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो दुकानदार से जब माल मंगवाते हैं, ठीक है, तो दुकानदार अपने हिसाब से ही माल दे देता है, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो। वो क्या कमीशन बेस्ड होता है, क्या होता है वो? कमीशन होता है। मिलती है एक नीचे लाइट एक ऊपर लाइट, उसको लगाने का चार्ज क्या है। छोटे से इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो बड़े इसी तरीके से ही बनते हैं। कैसा भी काम हो घर में, अगर इंजीनियर घुस गया इलेक्ट्रिक लाइन में तब आप किस तरह बात करते हो। खुद मालिक हो उस चीज़ की, आप कितने भी ले सकते हो। मान लीजिए अभी फयाम भाई 10,000 में काम कर रहा है कहीं पे, मैं 11 लो, 12 लो या फिर 8 ही लो। दूसरा इलेक्ट्रिशियन तो इतने में रेट कर रहा है, इतने में काम कर रहे हैं, वो झूठ बोल जाते हैं। यार मेरी एक ऑडियंस को एक डाउट क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे ऑडियंस को इस तरह से डाउट होता है, इलेक्ट्रिशियन भाइयों को स्पेशली डाउट ये है कि कंपनी का लेके जाते हैं, किसी कंपनी का बाद में आके पूछते भाई सामान तो चाहिए, और हमको अगर जल्दी होती है तब तो बता भी नहीं पाते। ये ज़्यादा शिकायतें आती है कि भाई तू फ़ोन नहीं उठाता है, तू नहीं उठाता है यार, बहुत भारी बन गया है तू। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या लॉजिक है फ़ोन नहीं उठाने का इलेक्ट्रिशियन का। सारे इंजीनियर होते हैं जो काम का डिज़ाइन तो दे देते हैं, डिज़ाइन देने के बाद सब कुछ हम उनके मुताबिक कर देते हैं, फिर भी वो इंजीनियर साइड करवा देते हैं स्विच बोर्ड को, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। उस हिसाब से हम बोर्ड के हिसाब से वायर छोड़ देते, बाद में अगर इंजीनियर बोलते हैं इसको इधर से इधर करो या इधर करो, तो उसमें क्या उसको जॉइंट करना पड़ता है वायर को। मेरा इंजीनियर से कहने का मतलब ये, इस तरह का फॉल्ट करते हैं उन इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, हवाबाजी करने लग जाते हैं। बहुत सारे इंजीनियर को मैंने देखा है ऐसे हैं। इलेक्ट्रिशियन कितना पैसा कमा सकता है मंथली? 300 रुपये 400 रुपये, 2 मिनट का काम है वो। फयाम भाई आप मुझसे कब मिले और किस प्रकार मिले, और मेरा जो व्यवहार आपके साथ काम करने का कराने का है वो कैसा है बताइए आप। मैंने सबसे पहले आपका काम किया था छत में पाइप डालने का। संतोष नाम था उसका। हाँ, दुकानदार अच्छे आदमी बहुत, हालांकि मुझे तो बहुत सारे काम बताते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम आमिर खान को जानते हो क्या। आमिर खान को जानता भी हूँ, और कुछ बोलते हैं कि मैं उनसे काम करूँ कि बुरे ही करके अपना काम ले लूँगा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन की कमी नहीं है, मगर वो एक घमंड टाइप बोलते हैं, जैसे मुस्तफ़ा जी हुए। हाँ सही है, मुस्तफ़ा जी भी काफ़ी, ये नहीं कि वीडियो बना के चले जाते हैं, काफ़ी जगह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन भाइयों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि घमंड में ना रहे। बहुत सारे सवाल कर लिए, अब मैं आपसे एक सवाल करूँगा बस, आपका गुरु कौन है, आपने किससे काम सीखा। अरे यार इसने तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में, लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं जो आप बातें करते हैं। तो आज इलेक्ट्रिशियन से मिलाने वाला हूं और इलेक्ट्रिशियन से मैं कुछ सवाल करने वाला हूं, और आई होप कि आपके माइंड में भी जो सवाल होता है इलेक्ट्रिशियन के रिगार्डिंग वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे, ज़्यादा आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर कस्टमर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी एंड तक देखें, इलेक्ट्रिशियन वीडियो देख रहा है तो वो भी ज़रूर देखें। तो मैं आज मिलाने वाला हूँ, हमारे दोस्त भी बोल सकते हो आप, और इलेक्ट्रिशियन भी है, ठीक है। ये हमारे भाईजान हैं, इनका नाम है फयाम भाई, और ये एक पेशे से इलेक्ट्रिशियन हैं और ये भी इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, कंप्लीट वायरिंग वगैरह सारा काम ये खुद करते हैं। तो आज इन्हीं से पूछते हैं क्या प्राइस मार्केट में चलती है, किस तरीके की वायरिंग का कितना पैसा क्या चार्ज करना चाहिए, कौन कौन सी लाइट लगाने में क्या क्या चार्ज होता है, और बाकी ये खुद ही बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में किस प्रकार चलती है। और हाँ, कस्टमर के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फयाम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आप रेडी हैं हमें जो भी सवाल के जवाब देने के लिए? हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आपका भी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो फयाम भाई मैं मार्केट के अंदर देखता हूँ ज़्यादातर जब हम काम करने के लिए जाते हैं और कस्टमर कहता है कि आप लिस्ट बना के दे दो, ठीक है, हम लिस्ट बना के दे देते हैं, तो जिस कंपनी की वो वायरिंग हम बताते हैं वो वाली कंपनी की वायरिंग वो लाता नहीं है, कई बार ऐसा होता है। तो जो कस्टमर हैं वो हमें क्यों विश्वास, इलेक्ट्रिशियन में विश्वास क्यों नहीं करते हैं, क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न तो यही है कि वो सोचते हैं इस कंपनी का माल लेंगे तो उसमें इसका कुछ कमीशन होगा। अच्छा, या हाँ। इस दुकान वाले से माल लेंगे तो वहाँ पे इसका कुछ कमीशन होगा, तो इसलिए वो थोड़ा डाउट करते हैं। तो वो कमीशन की वजह से मतलब ऐसा डाउटफुल लगता है कि हाँ भाई अगर ये जो इस कंपनी की अगर वो वायरिंग लाएं तो वो
कमीशन होगा, उनका यही लगता है ना। तो वो गलती से वो वायर लेके आ जाते हैं, फिर वो अगर गलत वायर लेके आ जाते हैं तो आप क्या कहते हो कस्टमर को? गलत वायर लेके आएगा तो अपने ही नुकसान करेगा, हमारा थोड़ी नुकसान है उसमें। फिर आप लगाते हो? फिर नहीं, एक दो बार तो बोलते हैं भाई ये नहीं लगवाओ, अपने हिसाब से जो कंपनी का बेस्ट होता है वो बताता हूँ मैं तो, जैसे पोलीकॉब होया है, हेवल्स है, हाँ, जो भी है। आर है, हाँ। जो बेस्ट चलते हैं वो बताता हूँ मार्केट में। अच्छा। उनमें डुप्लीकेट भी आते हैं, हाँ जो ग्राहक को समझ में नहीं आते। हाँ। आर में भी डुप्लीकेट आता है, बिल्कुल उसको आता है। स्कैनर करके देखोगे तो वो स्कैन भी नहीं होगा, हाँ। कंपनी का नाम वगैरह नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ग्राहक को कभी बार समझाते, समझ भी जाते, कुछ ग्राहक नहीं समझते, दोनों बातें। हाँ वो तो बात सही है। जो कस्टमर होते हैं ना वो अपने हिसाब से माल तो लेके आ जाते हैं, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है ना जो और ये भी इलेक्ट्रिशियन को कहते हैं, ये भी कहते हैं कि मेरे वहाँ पे इस रिश्तेदार के ये वायर लगा हुआ है, आज हाँ। तक खराब नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हाँ देखो फैम भाई, वायरिंग तो खराब होती भी नहीं है, फिलहाल आप हो लोकल भी जाती है, लगाओगी। कभी बार वायर क्या पूरा अंदर से खराब हो जाता है, पूरा राख बन के निकलता है वो एक समय के बाद हाँ। वो तुरंत नजर नहीं आता ना। हाँ, तुरंत नजर नहीं आता। हाँ 8, 10, 12 साल तक हाँ लिमिट खत्म हो जाती है सही। उनकी फिर। फयाम भाई, आप जब नया काम लेने के लिए जाते हो साइट पे, तो आप किस प्रकार कस्टमर से बात करते हो, किस तरीके से आप उनसे चार्ज मतलब पेमेंट बताते हो, कैसे क्या क्या देख के बताते हो कि मुझे ये काम करना है, इसके इतने इतने इस तरह से बताते हो, किस तरह आपका क्या स्टाइल है मुझे बताइए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी आरसीसी के मकान ज़्यादा बन गए, बिल्कुल राइट। तो सबसे पहला काम उनका जब सरिये ऊपर बन जाते हैं छत के ऊपर, हाँ, हाँ। तब पड़ता है। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले यही सवाल होता है मेरा कि फोर सीलिंग कराओगे या नहीं कराओगे। अगर नॉर्मल काम करवाओगे तो उसकी रेट अलग है, फोर सीलिंग की रेट अलग है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो फोर सीलिंग की रेट मैं अलग से लेता हूँ रूम की, अगर पूरा काम देता है तो मैं लेता भी नहीं हूँ फोर सीलिंग समेत, क्योंकि फोर सीलिंग का काम में बहुत दिक्कत होती है, अलग अलग काम रहता है। कई बार मैग्नेट लाइट आती है, कई बार नॉर्मल फोर सीलिंग होती है, तो रेट उसमें तय नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल काम लेते हैं, जैसे एक रूम में 3-4 बोर्ड हो गए और 4 लाइटें हो गई, एक पंखा हो गया, बस इस काम की हम कम से कम 12 रुपये छत नाप से लेते हैं तो पुट के, और अगर रूम के देते हैं तो 4-4.5 हज़ार रुपये लगते हैं एक रूम के। अच्छा। फिर जो फोर सीलिंग करवाओगे उसका अलग एडिशनल खर्चा है। अच्छा, एडिशनल है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस वीडियो के अंदर जो भी प्राइस वगैरह बताई जा रही है ये आपके शहर में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आपका मार्केट क्या चल रहा है, हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। तो आपके मार्केट में भी इसी टाइप का अगर प्राइस लिस्ट है तो मतलब प्राइस आप अपने दिमाग में सेट कर लें, बाकी जो बातें हैं ना वो उस हिसाब से होंगी। तो बताइए। और जो नॉर्मल काम होते हैं अपने, जो कैचिंग फिटिंग के ओपन फिटिंग अभी भी चल रही है, हाँ, बंद नहीं हुई। हाँ वो कराते हैं। तो उसके कम से कम एक रूम के 1000 रुपये तो लगते हैं, उसमें 2-3 बोर्ड आ जाते हैं, 2-4 बल्ब आ जाते हैं, और ठीक क्या है। एक पंखे का आ जाता है। हाँ तो फयाम भाई मुझे एक चीज़ और बताइए आप, जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर कहता है कि आप हमारे फोर सीलिंग करोगे, आप हाँ हाँ कह देते हो हम कर देंगे, फिर बाद में वो जो कस्टमर 5 महीने 3 महीने 2 महीने के बाद जब वो कस्टमर आपको कोई डिज़ाइन दिखाता है ये वाला डिज़ाइन करोगे, तो क्या पहले से आपने दिमाग में बिठा लिया था क्या कस्टमर ये वाला डिज़ाइन बताएगा? मतलब उसके अंदर एक तो आजकल हाँ, क्या है प्रोफाइल लाइट्स होती है, हो बहुत गई, सारे मैग्नेट डिज़ाइन। लाइट्स हो गई। हाँ तो क्या आपने पहले से सोच लिया था ये लगेगी या कस्टमर? नॉर्मल सोचते हैं हम तो, जैसे किसी ने बताया कि भाई फोर सीलिंग करवानी है, हाँ। अक्सर ऊपर कस्टमर भी यही बोलता है कि भाई मुझे नॉर्मल करवानी है, बिल्कुल। बाद में वो पसंद कर लेता है मैग्नेट लाइट, नियॉन लाइट, प्रोफाइल लाइट, हाँ इनमें फिर ज़्यादा खर्चा आता है। तो फिर इसके लिए आप कस्टमर अगर आपको कह दे कि नहीं यार आपने तो सीलिंग के साथ में बताया था, आप ये अलग अलग खर्चे क्यों बता रहे हो, तो फिर कस्टमर का क्या सीन होता है? मेरे साथ तो ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ, मेरे साथ तो जो ग्राहक मिलते अच्छे मिलते, हाँ। मान जाते हैं जो कहता हूँ। नहीं होता है कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है जिनसे हम कम भी रेट मांगते हैं उनको ज़्यादा लगती है। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपको, जैसे कि ये प्रोफाइल लाइट होती है ना, हाँ। इसके लिए हमें वॉल कटिंग या झिरी में अगर मार के लगानी पड़ती तो है, उसका तो अलग खर्चा है। तो इसमें मुझे एक बताइए आप कि क्या चार्ज करना चाहिए? मीटर के हिसाब से करते हैं, फिट के हिसाब से करते हैं, या फिर मुकड़ा मतलब जैसे फाइनल रेट कैसे करते हो आप कैसे करते हो? मैं तो देख के कर लेता हूँ, डिज़ाइन देख लेता हूँ भाई इसमें इतनी पट्टियाँ लगेगी प्रोफाइल की, उस हिसाब से हो जाती है रेट। नहीं मैंने सुना था बाहर कोई फिट के हिसाब से, मीटर के हिसाब, आप थोड़ी करते हो ऐसे? नहीं मीटर के हिसाब से वो कस्टमर को समझ ही नहीं आती यहाँ पे। ज़्यादातर
मुकरडा कर लेते हैं देख के। मुझे तो ये लगता है कि हम जो है ना, मान लीजिए अगर हमको कोई फोटो दिखा देता है हाँ तब तो अपन ऐसे डायरेक्टली प्राइस कर लें। बाकी अगर कोई कस्टमर कहे कि हम प्रोफाइल लगाएंगे बाद में, हाँ तब आप पहले से ही मुझे लगता है आपको पहले से ही करना चाहिए, है ना? हाँ पहले से रेट होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो डिज़ाइन दिखा नहीं पा रहा है कस्टमर, अभी मेरे साथ ये तो हुआ मैं है। हाँ मैं ये पहले से बता देता हूँ भाई, प्रोफाइल लाइट मैग्नेट लाइट लगेगी तो इसका तो अलग खर्चा है। बाकी हाँ। नॉर्मल फोर सीलिंग करवाओगे जिसमें लाइटें वगैरह आती है, 1-2 कॉप लाइट आती है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। चलो। जैसे झूमर भी है, अभी कुछ लोग झूमर के बोलते हैं कि झूमर लगवाएंगे, तो झूमर हम नॉर्मल सोच लेते हैं कि भाई छोटा मोटा लाएगा तो लगा देंगे। हाँ, अब वो बड़ा अब वो लेके बड़ा जाता है, लेके- उसका क्या हाँ, अलग खर्चा बनता है। सही है। उसको क्या बना के लगाना पड़ता है, बना पूरा के जोड़ सेट जोड़ करना एक- बहुत मेहनत होती है यार उसके अंदर। अभी उसका जैसे अलग कि मान लो जैसे एक पंखा नॉर्मल होता है, हाँ वो तो हम लगा देंगे। अब कस्टमर तो यही कहेगा पंखा लगाना है, हाँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो हैवी वाला फैन लेके आ जाए जिसमें झूमर लटका हुआ है, उसी के अंदर बहुत सारा दिक्कत वाला फैन होता है, हाँ। तो उसका तो चार्ज अलग ही होता है अलग ही ना। फिर। कस्टमर नहीं समझता है ये चीज़ ये ना। नहीं समझता। देखो फयाम भाई, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे कि कस्टमर जब हमें काम दे देता है तो मान लीजिए प्लेन वर्क जिसमें सीलिंग विलिंग कुछ भी नहीं है, हाँ। तो काम जो है ना कहाँ तक कंप्लीट करते हो आप? मतलब क्या गीज़र, एसी, कूलर, पंखे सब लगा के देते हो, या फिर आप बताइए आप कितना काम अपना करते हैं? लाइट का लिया हो है तो हम लाइट का ही करेंगे। कहाँ तक, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक देखो, एंड होता अपना है ये? काम शुरू होता है छत में पाइप लगाने से लेके उसके लगा बाद दिया। वॉल कटिंग का काम है, कर दिया। बॉक्से वगैरह लगाने के हाँ। बाद वायरिंग का काम आता है। ठीक है। उसके बाद अपने लाइटिंग वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह ये लगाने का काम आता है। ठीक है। स्विच बोर्ड, एमसीबी वगैरह सब कुछ लगाने के बाद 2-4 फैन लगा देते हैं, वो भी हालांकि एडिशनल नहीं होता। वो फैन कब लाए कब नहीं लाए, हाँ। कस्टमर लेके आ जाते तब तो लगा देते। बाकी 2-4 साल बाद लाते तो उसका कोई खर्चा, उसका क्या अलग से रेट होती है फिर। अच्छा अच्छा। अगर लेके आते हैं तब तो हो जाता है। उसके बाद अगर गीज़र लगाओगे, गीज़र का अलग होता है चार्ज, एसी का तो चार्ज अलग है ही। एसी तो कंपनी वाले हाँ, वो आते हैं तो- और अलग से बुलाते तो अलग से होता है। ठीक उसके है। अलावा झूमर वगैरह के अलग होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ छत के पाइप लगाने से लेके एमसीबी चालू, लाइट चालू करके देने तक, पूरी लाइटें लगाए के लाइटें वगैरह चालू करने तक। बहुत सारे कस्टमर ये सोचते हैं कि लाइट भी, लाइट के बाद जो ट्यूब लाइट्स होती है ये बेसिकली अलग होती है, और एग्जॉस्ट फैन ये भी अलग होता हाँ, है, ये सब अलग होते हैं। ये सब अलग होते हैं। मगर कस्टमर सोचता है हाँ, कि हाँ हमारी बात तो ये पूरी हुई थी, पूरी हुई थी। ऐसे सोचता है। हाँ सही बात है, तो मैंने आपकी बात समझ ली है। इस तरह से बहुत सारे तो कस्टमर अगर सोचते हैं। ये भी थोड़े बहुत लेके आ जाए तब तो लगा दे। नॉर्मल चीज़ तो हम लगा देते हैं। हाँ कुछ चीज़ें जैसे एसी वगैरह हुई या पंखे भी ऐसे है, कुछ कस्टमर जो बोलते हैं कि मैं पंखे भी अभी नहीं लगवाऊंगा, बाद में लगवाऊंगा, तो आपके पैसे इतने रख लूंगा, बाकी पैसे आपको बाद में दूंगा पंखा लगाने के बाद, और वो फिर कॉल ही नहीं आता उनका दोबारा। ऐसे भी होते हैं। हाँ यार, ये दिक्कत होती है हाँ, यार। तो इसलिए- इलेक्ट्रिशियन लाइफ यार बड़ी अजीब है। जितना काम हो जाता है प्रेजेंट में बस उतना ही होता है फिर। अब देखो फहम भाई, मेरे साथ क्या होता है, मैं एक बात बताऊं और आपकी राय भी जानना चाहता हूं, क्या है सिस्टम ये। देखो मैंने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले काम लिया, मान लीजिए 10 रुपये के हिसाब से, हाँ। ठीक है, तो पाइप लगा दिए, वॉल कटिंग कर दिया, वायरिंग वगैरह सब बाकी है। अब 5 साल, 4-5 साल वो काम स्टार्ट बाद में होता है, तो प्राइस वही रेट- चलेगी या थोड़ी? प्राइस का फर्क हो जाता है फिर उसमें। मान लीजिए मैं लेकिन वो 10 में, कस्टमर तो नहीं समझते। मैंने 10 में ले लिया, हाँ। तो अब आप बताइए कितना रुपए एक्स्ट्रा बढ़ते हैं? एक्स्ट्रा देखो, अभी पहले के अपने 10 रुपये चलते थे, अभी 15 रुपये चलते हैं चेतना आपके हिसाब से। तो ज़्यादा कुछ नहीं तो बीच का तो करो, इसको दोनों सेटलमेंट करो, कस्टमर भी और इलेक्ट्रिशियन भी, अच्छा, बीच की रेट निकाल लो। लेकिन कस्टमर समझते नहीं है इस चीज़ को, वो कहते हैं इतने में बात हो रखी है, बस इतने में होगा। हाँ ये तो तो गलत इसमें बात हमारी है। गलती थोड़ी है। हाँ गलती तो हमने अपनी काम थोड़ी खींचा इतना लंबा, सही। काम तो उनकी वजह से लेट हुआ है। हाँ। पार्टी की वजह से होता है ज़्यादातर काम लेट, इलेक्ट्रिशियन की वजह से नहीं होता। इलेक्ट्रिशियन की वजह से कभी कभार होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन अगर एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं फिर वहाँ पे जा नहीं पाते। वो एक अलग मसला हो जाता है, वो तो गलती वो भी इलेक्ट्रिशियन की है। वो तो इलेक्ट्रिशियन ज़्यादातर तो करवा देते हैं, दूसरे को भेज के करवा हाँ देते हैं। कैसे भी हो। हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि कुछ समय के बाद जब आप 5-10 साल या 5 साल मान लीजिए मिनिमम, या 2-3 साल मान लीजिए, अगर 3 साल बाद आप काम वापस चालू करते हैं उसी साइट पे, तो आप प्राइस को इंक्रीज़ करके ही काम कीजिएगा, ठीक है। ये बात आपने अभी फयाम भाई से सुन ली है, इस प्रकार आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो फयाम भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो दुकानदार से जब माल मंगवाते हैं, ठीक है,
तो दुकानदार अपने हिसाब से ही माल दे देता है, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, अपने हिसाब से दे देता है। तो उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ज़्यादातर कुछ कुछ अपने जो दुकानदार होते हैं वो बोलते हैं थोड़ा बहुत हल्का माल बेच देते हैं, कभी कभार बोलते हैं लगा दे इसको लगा दे, फिर वो क्या मैं तो चेंज करवा देता हूँ ज़्यादातर, कस्टमर को बेच के चेंज करवाता हूँ। बिल्कुल सही है। और गिराई ये क्या नाम अपने दुकानदार भी इस बात को समझे कि नकली माल ना बेचे, अगर जिस चीज़ की रेट ले रहे हैं वो चीज़ तो दे कम से कम क्वालिटी की। जैसे कि जो फैन बॉक्स है और जो दीवार के अंदर बोर्ड लगाते हैं ये काफ़ी हल्के भेज देते हैं, फिर सिलन वगैरह की वजह से वो पेच फिर हो जाती है, काट आ जाती है, जंग लग जाती है उसके ऊपर पूरी। हाँ, ये दिक्कत आती है। कस्टमर भी नहीं समझता इस चीज़ को कि सस्ते में ये माल इतनी रेट में वो दे रहा है, इतनी रेट में ये दे रहा है, रेट में बहुत फ़र्क आ रहा है, लेकिन क्वालिटी को चेक नहीं करते वो। लेकिन फैम भाई देखो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, मैं इलेक्ट्रिशियन हो, अब हम दोनों तो ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो लगा देते हैं, हाँ ठीक है। तो वो क्या कमीशन बेस्ड होता है, क्या होता है वो? अब उसकी तो हमें पता नहीं कमीशन बेस्ड होता है या नहीं होता। कुछ क्या ये दुकानदार के ज़्यादा टच में रहते हैं ना इलेक्ट्रिशियन, उनको क्या लगाना पड़ता है वो चीज़। हाँ, वो साइकोलॉजी वो भी वो क्या टर्म्स रहता है उनको, ड्रम्स रहता है, अगर नहीं लगाएंगे तो नाराज हो जाएगा। वो वगैरह। हाँ, ये तो है। बाकी कुछ कुछ कमीशन वाला भी मैटर होता है, कुछ कमीशन होता है। वो देखो साइड में वो अपना अपना एक दिमाग है, वो ले या ना ले वो इनकी इच्छा है। बाकी सोचना तो कस्टमर को ही चाहिए ना कि बढ़िया चीज़ लग रही है नहीं लग रही, ठीक है ना, ये बात है। बाकी हम तो बहुत सारी वीडियो के अंदर दिखाते हैं क्वालिटी की चीज़ कौन सी होती है और विदाउट क्वालिटी की चीज़ कौन सी होती है, वो सारी हम वीडियोस के अंदर दिखाते हैं। तो फैम भाई मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ आपको, कुछ चीज़ें लगाने के प्राइस बताना आप, ठीक है। एक जो वो वॉल लाइट आती है जिसमें इस तरह की लाइट जलती है, एक नीचे लाइट एक ऊपर लाइट, उसको लगाने का चार्ज क्या है? मान लीजिए नीचे लगाना है तो नीचे ही खड़े लगाना है, उसका चार्ज क्या है? और एक हाइट में लगाना है 20-30 फीट में, तो उसमें आप चार्ज कैसे करते हो? नीचे लगाने में तो अपने नॉर्मल रेट, मकराना की बात तो 100-150 रुपये में कोई लगा देता है, 200 रुपये में लगा देता है। 200 रुपये। और अगर हाइट पे होती है तो वही लाइट 300-400 रुपये डबल रेट में। अच्छा, 2 गुना रेट इंक्रीज हो जाती है। वो हाइट देखनी पड़ती है कितनी ज़्यादा ऊपर है या नीचे। रिस्क फैक्टर काम करता है इसमें, ठीक है, ये बात तो सही। तो फैम भाई एक छोटा सा और सवाल है इसमें, देखो एक तो पीओपी के अंदर वो प्रोफाइल लाइट लगती है और एक दीवार के अंदर हम वॉल कटिंग करके प्रोफाइल लाइट लगाते हैं, इन दोनों में प्राइस का अंतर होता है ना? प्राइस का अंतर होता है, लगाने में भी होता है थोड़ा बहुत अंतर, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को दिक्कत होती है उसमें। इलेक्ट्रिशियन को दिक्कत होती है, जैसे दीवार पे लगाती है तो उसका क्या अडेप्टर छुपाने में दिक्कत ज़्यादा होती है वगैरह, उसके लिए वॉल कटिंग अलग करनी पड़ती है, या बॉक्स लगा वॉल कटिंग में बॉक्स लगाना पड़ता है उसके ऊपर, फिर जरूरी प्लेट कुछ लगानी पड़ती है। तो मतलब एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। तो इसमें शायद मुझे लगता है 20% एक्स्ट्रा पेमेंट लेना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन को वॉल कटिंग में ही आता है मेहनत करने में जोर आता है। तो फैम भाई एक और बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होती है? छत पाइपिंग में या वॉल कटिंग में या वायरिंग में या स्विच बोर्ड लगाने में या फिर अदर वर्क करने में? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो वॉल कटिंग में होती है। अच्छा। और किसी को वायरिंग में भी होती है, अगर गलत पाइप लग जाते हैं तो वो क्या छत तोड़नी पड़ती है कभी कभी। नोकल पाइप लगा देते हैं तो वो क्या क्रैक हो जाते हैं बीच में से, फिर वायरिंग इधर से उधर लेने में क्या दिक्कत आती है, फिर क्या छत तोड़नी पड़ती है, या फोर्सिलिंग हो तब तो दिक्कत नहीं है, चलती है। तो ज़्यादा दिक्कत सबसे ज़्यादा तो वॉल कटिंग में ही है। अच्छा, वॉल कटिंग में ज़्यादा दिक्कत टेंशन वाला काम है। ठीक है। तो फैम भाई एक और बात पूछनी थी आपसे कि जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन होता है जो नया इलेक्ट्रिशियन बन के उभरता है, और एक प्रोफेशनल होता है जो ओल्ड इलेक्ट्रिशियन होता है जो बड़े बड़े काम संभालता है ऑलरेडी, यदि अगर उसको नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को अगर कोई कस्टमर काम दे दे तो क्या नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा वायरिंग खर्च करता है या प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा वायरिंग खर्च करता है? प्रोफेशनल तो फिर अपने हिसाब से काम करेगा, वो क्या कम वायरिंग लगेगा, पहले से उस हिसाब से वायरिंग पाइप वगैरह लगाता है, प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग इस हिसाब से करता है ताकि वो कस्टमर की ज़्यादा वायरिंग ना लगे और ख़ुद की भी ज़्यादा मेहनत ना लगे, इस हिसाब से वो काम करता है। सही। और नॉर्मल जो होता है उसको थोड़ा आइडिया नहीं होता कुछ पाइप लगाने का, कम पॉइंट छोड़ देते हैं अपन, जैसे चारों दीवारों पे पॉइंट छोड़ते हैं। ठीक है। किसी का ऐसा होता है फैन बॉक्स में जगह नहीं रहती तो वो डायरेक्ट मेन लाइन छोड़ देता है और ड्रॉप 3 ही उतार देता है, उसमें क्या फिर उधर से उधर घुमाने में वॉल कटिंग में भी दिक्कत आती है, वायरिंग में भी दिक्कत आती है, सब चीज़ में डबल मेहनत हो जाती है। हाँ। वैसे तो देखा जाए तो यार छोटे से इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो बड़े ही इसी तरीके से ही बनते हैं। हम भी क्या
छोटे थे उस समय ऐसे ही काम किया करते थे। आज हम अच्छे हो गए हैं तो अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि समझ, जैसे कि हम काम करते रहेंगे ना मार्केट में तो समझ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और अच्छा काम ऑटोमेटिक होता रहेगा और अच्छा इलेक्ट्रिशियन ऑटोमेटिक बनता रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी हमारे जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनको पहले कुछ इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ा काम लेने से पहले काम उनको मतलब किसी के साथ काम करना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो बढ़िया परफेक्शनल बन जाए और किसी का नुकसान भी ना हो ज़्यादा। किसी का नुकसान करके हम बड़े होते हैं, वो दिक्कत वाला काम है। ठीक है ना, अब मैं एक इंजीनियर के थ्रू एक कुछ बात पूछना चाहता हूँ आपसे फयाम भाई। जैसे कि आप कोई काम लेते हो नया, ठीक है, उसमें अगर यदि इंजीनियर है तो कैसे काम लेते हो, और अगर उसमें इंजीनियर नहीं है तो कैसे काम लेते हो, कैसे बात करते हो उनसे, मतलब कस्टमर से जैसे फॉल सीलिंग या पूरी इंजीनियर विथ इंजीनियर अगर आ गया, हाँ, किसी भी कैसा भी काम हो घर में, अगर इंजीनियर घुस गया इलेक्ट्रिक लाइन में, तब आप किस तरह बात करते हो, और इंजीनियर अगर नहीं है, आप अगर कस्टमर कहते आप अपने हिसाब से कर दो, तो फिर आप कैसे पैसे लेते हो, कैसे बात करते हो? जैसे इंजीनियर नहीं है तब तो हम थोड़ी नॉर्मल अपने हिसाब से रेट लेते हैं, जो कम से कम हो, वाजिब रेट हो। अच्छा, और अगर इंजीनियर आ जाए, शुरू से इंजीनियर आ गया तो थोड़ी नॉर्मल रेट लगेगी। अगर बीच में से इंजीनियर को बुलाया, आधा काम हो गया, उसके बाद इंजीनियर को बुलाया, तो फिर क्या रेट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें इंजीनियर फिर बार बार दोबारा काम नया करवाता है, दोबारा जेरी मरवाता है दोबारा। हाँ, मैंने भी देखा है, मेरी भी साइड में कुछ ऐसा हुआ है कि पहले तो इंजीनियर था नहीं, जब हमने पाइप लगा दिया, वॉल कटिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एमसीबी बॉक्स सब वगैरह लगा दिया। हाँ। उसके बाद इंजीनियर आ जाता है कि यहाँ पे एमसीबी बॉक्स नहीं चाहिए। हाँ। एमसीबी बॉक्स हटाने में पूरी मेहनत डबल हो जाती है, बिल्कुल, सिर्फ एक एमसीबी बॉक्स को, लेकिन वो तो स्विच बोर्ड वगैरह सब हटाता है। अब इंजीनियर का तो क्या है, देखो, एमसीबी को इधर से इधर कर दिया, मगर कस्टमर की दिक्कत होगी, कस्टमर की दिक्कत हो गई, अब हमारे खुद की दिक्कत हो जाती है वायरिंग वगैरह में, क्योंकि हम डबल वायरिंग हो गई ना उसमें, पूरे स्विच बोर्ड के वायर वगैरह हर रूम के वायर वहीं पे लेके आते हैं, उसके बाद उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत बड़ा काम, बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। कस्टमर का भी बहुत ज़्यादा वायरिंग खर्च हो जाता है, एक्स्ट्रा में खर्च हो जाता है, तो वो दिक्कत ही है एक तरीके की। तो इंजीनियर यदि अगर बीच में आ जाए तो प्राइस इंक्रीज कर दे, डबल ही हो जाती है, बीच में आ जाए तब तो। अच्छा, बीच में आ गया तो डबल, तब तो 1.5 मान लो। अच्छा, 1.5 1.5 मान लो, ठीक है, आपके काम का। तो। और अगर खुद पर्सनल काम करे तो मतलब बिना विदाउट इंजीनियर तो नॉर्मल है, तो अपनी नॉर्मल रेट है, मतलब अपन खुद मालिक है उस चीज़ की। हाँ, अगर आप खुद अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो तो आप खुद मालिक हो, ऐसा किसी को मत देखिए कि ये कितना ले रहा है, ये कितना ले रहा है। आप खुद मालिक हो उस चीज़ की, आप कितने भी ले सकते हो। मान लीजिए अभी फयाम भाई 10,000 में काम कर रहा है कहीं पे, मैं 11 लो, 12 लो या फिर 8 ही लो, वो मेरे है, ठीक है। हाँ, लेकिन रेट तोड़ना नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन तोड़ते हैं ना, रेट को डाउन नहीं करना है। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन मैंने देखा है हमारे फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं करते, कुछ कस्टमर क्या है बोलते हैं कि आप दूसरा इलेक्ट्रिशियन तो इतने में रेट कर रहे हैं, इतने में काम कर रहे हैं, वो झूठ बोल जाते हैं। कुछ इस कस्टमर की भी गलती होती है भाई इसमें तो, कि भाई वो झूठ बोलते हैं, हमने इससे बात की है, वो तो कम बताया है। हाँ, ये आपके साथ हुआ है ना कभी? ये तो बहुत बार हो गया, बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्वालिटी का भी फर्क पड़ता है, काम का फर्क पड़ता है। नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन आएगा, अगर नया आएगा तो वो थोड़ा कम रेट लेगा, पुराना इलेक्ट्रिशियन आएगा तो वो ज़्यादा रेट लेगा। क्वालिटी का, काम का भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल, काम करने के तरीके का फर्क पड़ता है, काम करने का तरीके का। बिल्कुल राइट फयाम भाई, बिल्कुल राइट। दोस्तों, समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? फयाम भाई यार, मेरी एक ऑडियंस को एक डाउट क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे ऑडियंस को इस तरह से डाउट होता है, इलेक्ट्रिशियन भाइयों को स्पेशली डाउट ये है कि जब हम छत का काम करते हैं, वॉल कटिंग का काम करते हैं, वायरिंग करते हैं और बोर्ड लगाते हैं, तो हम जिस तरह से काम लेते हैं तो किस हिसाब से हमें पेमेंट करना चाहिए? जैसे कि मान के चलिए 1 लाख का काम है, तो हम कितने % किस हिस्से में हम पैसा लें? ठीक है, जैसे छत का पाइप लगा दिया, कितने % पैसा वसूली कर लें, वॉल कटिंग कर दिया, कितने % ले लें, वायरिंग कर दिया, कितने % लें, वो आप मुझे एक बार क्लियर कर दें और हमारी ऑडियंस को भी क्लियर कर दें। मेरे हिसाब से तो जो शुरू से हम काम करते हैं उस हिसाब से शुरू पे अपने छत पाइपिंग का काम होता है, पाइपिंग के अंदर हमको 10 से 15% ले लेने चाहिए। जैसे 1 लाख का काम है तो 10 से 15,000 रुपये ले लेने 15,000, ठीक है। उसके बाद जो वॉल कटिंग का काम है उसमें हमको ज़्यादा परसेंटेज लेना चाहिए। क्यों जैसे कि 30 ज़्यादा? से 35, क्योंकि उसी में असली मेहनत है इलेक्ट्रिशियन की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन को काम जो दिक्कत वाला लगता है वो यही है। अच्छा। वायरिंग का, उसके बाद जो वॉल कटिंग का और ये वायरिंग का
उनमें सेम ही प्राइस लेनी चाहिए, जैसे 30-35% उस टाइम, 30-35% उस टाइम लेनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो छत में पाइप लगाते हैं उस टाइम 10 से 15%, और जो लास्ट में बचते हैं जो स्विच बोर्ड वगैरह जो भी। लगाने के एंड में ले लेते हैं लास्ट में। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब है 15% हम छत में ले लें छत में और वॉल कटिंग के अंदर हम ले लें 35 से 35 40%, 35 से ऑलमोस्ट। 40, थोड़े ज़्यादा ही लेने चाहिए, क्योंकि हाँ। वॉल कटिंग का काम असली इलेक्ट्रिशियन को वही दिक्कत वाला लगता है। यानी आपका हिसाब 50% हमें वॉल कटिंग तक ले लेने चाहिए, हाँ 50 या 55%। कंफर्म। हाँ, हाँ, ये तो क्योंकि लेकिन कस्टमर इस बात को नहीं समझते, वो कहते हैं मेन काम तो वायरिंग का तो बाकी है अभी। हाँ, उनको वायरिंग का काम ज़्यादा हैवी लगता है, जबकि वायरिंग का भी हैवी है लेकिन इतना नहीं है। वो इलेक्ट्रिशियन कस्टमर की नज़र में भी हाँ, है, customer क्योंकि की- वायरिंग उन्हें लगता है ना, वायरिंग, वो ज़्यादा हैवी लगती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा ही उनको हाँ, वायरिंग से वायरिंग- होता है। हाँ, खर्चीला काम वायरिंग का है, वो लेकिन कस्टमर के अपने साथ। लिए काम है ना बरोबर ही है, वायरिंग का और जरी मारने का, दोनों मेहनत के काम है। हाँ, ज़्यादा वो तो मेहनत का काम यही है, ज़्यादातर वॉल कटिंग है। वॉल कटिंग का। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, क्योंकि 100% अगर पेमेंट लेना है तो वो स्विच बोर्ड तक ले लेना चाहिए, फाइनल हो जाता है ना। हाँ, सही है। और फयाम भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन ऐसे तो है नहीं कि कंटिन्यू वो बड़े बड़े काम, मतलब एक पर्सन, हर इलेक्ट्रिशियन ऐसा नहीं होता कि वो पूरा काम करे, ठीक है। तो डिवाइडेशन में काम करवाते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि भाई छत का काम कर दो, बाकी भरोसा नहीं है, हम दूसरों से करा लेंगे, वॉल कटिंग दूसरों से कराते हैं, वायरिंग किसी और से कराते हैं, स्विच बोर्ड किसी और से लगा। इस तरह के अगर कस्टमर हैं, या फिर हम भी किसी के यहाँ काम करते हैं किसी बड़े इलेक्ट्रिशियन के साथ, तो हमें किस तरीके से काम लेना चाहिए, कितने छत का कितना लेना चाहिए, अगर वॉल कटिंग है तो कितना लेना चाहिए। मान लीजिए 2000 फुट की छत है, तो मुझे एक बार प्राइस बता दीजिए आप, जैसे कि 2000 फुट की छत है और पाइप लगानी है खाली 2000 फुट में, कितने रुपए स्क्वायर फीट लोगे? कम से कम तीन 3-4 रुपये। हाँ, 3-2.5 रुपये। 2.5-3 रुपये, ये तो हमारी मार्केट के हिसाब से, आपकी मार्केट अलग है। 3-2.5-3 रुपये हाँ, स्क्वायर फीट के स्क्वायर हिसाब। फीट के तो अगर वॉल कटिंग आ गई, आपको खाली वॉल कटिंग करनी है, छत का तो wall कंप्लीट हो cutting, गया, फिर उसमें फिर रूम के कम से कम 1000 से 1500 रुपये लगते हैं। खाली वॉल कटिंग, हाँ, एक रूम हो गया, उसमें एक कनेक्ट बाथरूम बाथरूम हो गया, अटैच बाथरूम, Attached bathroom। और एक रूम जिसमें 4-5 वॉल कटिंग होती है। 1000 से 1200-1500 रुपये होते हैं। 1200 से लेके 1500 रुपये भाई चार्ज। डिपेंड करता है कितने बोर्ड लगेगा। हाँ, room कितने के स्विच अंदर। बोर्ड लगेंगे। अगर एक या दो लगेगा तब तो 1000, 1-2 बोर्ड रूम में हो गए, 1-2 बोर्ड बाथरूम में हो गए, उसके तो 1000 रुपये हो जाते हैं। अगर 2 बेड के अंदर हो गए, 4, एक एलईडी हो गया, 5, एक जो मेन बोर्ड हो गया, हाँ, वो 5-6 हो जाते हैं, 7-8 बोर्ड हो जाते हैं, उसमें फिर 1500 रुपये 1500 रुपये वॉल कटिंग एक रूम की। एक रूम के 1500 रुपये वॉल कटिंग के, इसमें कोई इंक्लूड नहीं है छत की पाइपिंग वगैरह, ठीक है। तो अब इसी रूम के, अगर इसी रूम में अगर हम वायरिंग करें, वॉल कटिंग नहीं करनी है, छत का पाइप नहीं लगाना है, सिर्फ वायरिंग करें, कितना चार्ज करोगे? वायरिंग का और ये क्या नाम अपने वॉल कटिंग का मैंने बताया सेम प्राइस, मैं तो सेम प्राइस लेता हूँ। जैसे कि 10,000 से 1200 रुपये उसमें लिए तो 1000-1500 रुपये इसमें लेता हूँ वायरिंग का। में भी। अगर फोर सीलिंग रही तो उसकी नहीं, तो without अलग ही, फोर हाँ, सीलिंग। बिना फोर सीलिंग के। हाँ, विदाउट फोर सीलिंग। अब मान लो वायरिंग कर दी आपने, हाँ। अब आ गई फोर सीलिंग उसी रूम में, उसी रूम क्या चार्ज करोगे? मान लीजिए डिजाइनिंग फोर सीलिंग है। फोर सीलिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। पीवीसी फोर सीलिंग करवाते हैं तो उसमें अलग रेट लगती है, जो जिप्सम वाली होती है उसमें अलग लगती है। और POP? अगर मैग्नेट, हाँ पीओपी वो जिप्सम में आ गई। हाँ और अगर मैग्नेट लाइट, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी है, जिप्सम वाली में भी, हाँ। पीओपी वाली में। जैसे कि नॉर्मल लाइटें लगाते हैं तब अलग रेट होती है, अगर मैग्नेट लाइट, प्रोफाइल लाइट, नियॉन लाइट वगैरह आती है उसकी रेट अलग होती है। रेट फिक्स नहीं कर सकते तो किसी भी इसमें, चीज़ में। हाँ, इसमें फिक्स नहीं होगी, और आप फिक्स बता भी नहीं सकते हाँ। कि इतना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कितना काम हो, कितना वायरिंग कैसे कैसे होगा, वो तो बाद में साइट सर्वे करने के बाद ही पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। फयाम भाई, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं वायरिंग की, वायरिंग की लिस्ट में हम लिखते हैं रेड कलर का इतने लाओ, ब्लैक कलर का इतने लाओ, ब्लू, येलो, अपने अकॉर्डिंग, जैसे न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ, सारा मिला करके, ठीक है। अगर आप कलर कोडिंग का मंगाते हो, ठीक है, तो अगर वो कस्टमर को, जो दुकानदार होता है, हाँ, वो कलर कोडिंग ना दे तो फिर कलर कोड ना दे तो फिर एक बार तो कस्टमर को बोलते हैं भाई चेंज करवा के लेके आ जाए। अगर वो नहीं लेके आए फिर हमको लगाना ही पड़ता है। बाद में हमको दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, फिर? हम जो वायर लगाएंगे हमको तो पता है कौन सा वायर हमने कैसे हाँ, लगाया। सही जो है। कभी दूसरा मिस्त्री आएगा कुछ काम में, अगर इधर उधर इन्वर्टर हाँ। वगैरह कुछ लगाना है, अगर हमने इन्वर्टर का वायर मान लो येलो मंगाया या वाइट मंगाया है,
कस्टमर लेके आ गए येलो कलर का, अब उसको चेंज कराने में अगर जोर आ रहा है हाँ तो उसके नुकसान है, अपना अपना थोड़ी। बिल्कुल। फिर वो क्या दोबारा मिस्त्री अगर नया आ जाता है इन्वर्टर लगाने, फिर वो सोचता है भाई इसमें इन्वर्टर का वायर ही नहीं है, वायर ही नहीं है, फिर वो ऊपर से वायर घुमा देता है, पूरा लुक भी खराब हो जाता है और पैसे भी अलग लग जाते हैं वायर हाँ ये दिक्कत जरूर के। हो वो क्या सकती है। कस्टमर की सुस्ती की वजह से काम होता है ऐसा। सही। हम कस्टमर को लिख के भेज देते हैं भाई ये सामान दो, और कभी बार वो दुकान वाला अगर उसके पास ना हो तो वो दूसरा माल दे देता है, कस्टमर मिला के नहीं लेके आता, उसमें फिर चेंज कराने में कस्टमर की दिक्कत हो जाती है। तो इसमें देखो ये समझिए कि जैसे वायरिंग अगर मिसमैच आ जाती है कलर कोडिंग में, तो एक ही रूम के अंदर एक स्विच बोर्ड में ब्लू कलर का इन्वर्टर होगा, दूसरे स्विच बोर्ड में उसी रूम में व्हाइट कलर का हो जाएगा, किसी में ग्रीन डाल देते हाँ। तो इससे क्या है कि अगर आप दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। इस वजह से भाई से सवाल किया मैंने, ताकि कोई इस तरह की और प्रॉब्लम कोई आए। कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि हम माल लिख के देते हैं किसी कंपनी का, लेके जाते हैं किसी कंपनी का, बाद में आके पूछते हैं भाई सामान तो चाहिए, और हमको अगर जल्दी होती है तब तो बता भी नहीं सकते, बता नहीं सकते कि हाँ सही है या नहीं, फिर जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है। देखो इलेक्ट्रिशियन का भी एक समय होता है, इलेक्ट्रिशियन की भी एक वक्त होता है, उस हिसाब से काम करता है भाई। वो कस्टमर के बीच में ही थोड़ी बैठा रहेगा या उनके लाने ले जाने में ही थोड़ी बेटर रहेगा, ठीक है ना, यही सोच रहे हैं ना। कस्टमर को बोल के भेज देते भाई ये सामान लेके आना है, फिर भी वो दूसरा उठा के लेके जाता है। वो गलती है कस्टमर की कि दुकान वाले ने बोला है अच्छा माल है दुकान वाले के कुछ नहीं जाएगा, नुकसान खुद को होगा। अब वो दुकान वाले के ऊपर जाते हैं, हाँ ये गलत है बात। फयाम भाई, हम इलेक्ट्रिशियन के काफी आप हो चाहे मैं हो कोई भी हो, फ़ोन नहीं उठाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा शिकायतें आती है कि भाई तू फ़ोन नहीं उठाता है, तू नहीं उठाता है यार, बहुत भारी बन गया है तू मार्केट में, क्या यार इतना बड़ा हो गया क्या जो हमारा ही फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या लॉजिक है फ़ोन नहीं उठाने का इलेक्ट्रिशियन का? रीज़न तो किसी किसी काम में फंस जाते हैं, जैसे कि अभी इंजीनियर का काम हुआ या कोई इंजीनियर आ गया तो उससे को थोड़ा समझना पड़ता है और अगर कलर वाले को, किसी को फर्नीचर वाले को अगर ज़्यादा जल्दी रहती है वायरिंग इधर उधर करने में, फर्नीचर का जो काम होता है अपने यहाँ पे ज़्यादातर हाँ, शादी वगैरह में होता है, सही है, पूरा काम जल्दबाजी का होता है, जल्दबाजी उसके अंदर हम फ़ोन नहीं उठा नहीं पाते। हाँ, तो इस चक्कर में कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता मैं भी। काफ़ी कस्टमर बोलते हैं यार तू फ़ोन तो उठा लेकर, फ़ोन तो उठा लेकर। ये फ़ोन वाली दिक्कत है, रीज़न वर्क होता है ना, काम फालतू ऐसे तो नहीं। फालतू ऐसे थोड़े होता है, हम अगर फ्री रहेंगे तो फ़ोन क्यों नहीं उठाएंगे। देखो इलेक्ट्रिशियन का काम, देखो मैं बताता हूँ, आज मैंने छत भराई करवा दी किसी की, कल मैं वॉल कटिंग करूँगा, परसों वायरिंग करूँगा, ऐसे पर डे काम चलता ही रहता है। तो इसमें फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, एक ऐसा भी होता है जैसे हम किसी साइड पे गए, ठीक है, तो वो काम कंप्लीट करना ही अच्छा लगता है, हाँ। चाहे वो दूसरा कितना भी फ़ोन करे। जैसे कि कोई कस्टमर बोलता है कि तुम झूठ बोलते हो, 5 मिनट की बोलते हो, 1 घंटे नहीं आते हो, तो उसमें क्या काम में टाइम लग जाता है कभी कभी। हाँ। ऐसे लगता है ये तो 5 मिनट का काम है, अभी मान लो कहीं पे फर्नीचर वाला काम कर रहा है या और कोई काम कर रहा है, हाँ, तो हमको लगता है बस 2 मिनट का काम है, अभी करके चले जाएंगे वायरिंग। अब वो फर्नीचर वाला अगर लेट कर दे उस काम में, या हमारी वजह से किसी काम में भी लेट हो गया, तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई 5 मिनट में आएंगे तो 5 मिनट में आएंगे। कई बार हो जाता है ऐसे लेट, 5 मिनट की बोलते हैं लेकिन आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाती है। देखो क्या होता है कि बात ये है कि कोई चीज़ है, मान लीजिए एक लाइट है, इसको लगाने में मैं इस साइड पे अगर 10 मिनट लग रहा है तो किसी दूसरी साइड पे वो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी खर्च हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि देखो हर जगह की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो ऐसा ना समझे कि हमने 5 मिनट बोल दिया तो वो ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन सच बोलता है 5 मिनट, मगर ज़्यादा समय खर्च हो जाता है। कोई यार इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझना चाहिए कस्टमर भाई को भी इस सिचुएशन में, ठीक है। हम भाई जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि पहले से ही वायरिंग करवा देते हैं, हालांकि उनके घर में कंफर्म होता है, 100% होता है कि वो क्या है, फॉर सीलिंग होगी, कंफर्म होगी, तो इलेक्ट्रिशियन को वो बोलते हैं वायरिंग करके छोड़ दो यार, हम करा लेंगे अभी, ठीक है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कस्टमर के बारे में, और दिक्कत क्या होती है? ऐसे मेरे साथ भी हुआ है 1-2 बार साइड पे, कि मैं वहाँ पे काम कर रहा था, उनको पूछा भी मैंने कि फॉर सीलिंग होगी या नहीं होगी, वो बोल रहे फॉर सीलिंग होगी लेकिन अभी नहीं होगी, अभी तो एक बार की वायरिंग करके चले जाओ, फ्री कर दो अपने को। तो मैंने वायरिंग कर दी वहाँ पे, थोड़े दिन में वायरिंग कही, बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बाद में बोल रहे क्या नाम फॉर सीलिंग करवानी है। अब उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है लेकिन कस्टमर का नुकसान है। अगर वो फॉर सीलिंग वाला पत्तियाँ वगैरह लगाएगा, फास्टनर के छेद वगैरह करेगा, वायरिंग के अंदर हो गया, एक अर्थिंग रह गई तो फिर ढूंढना पड़ेगा लीकेज
ढूंढता फिरेगा लीकेज मिलेगी नहीं। सूरज जल्दी मिलती भी नहीं है लीकेज, ये सी अर्थिंग वाली। वो वायर मतलब डैमेज हो जाता है, जैसे कि वो फास्टनर वगैरह फास्टनर छेद करते ठोकता हैं है ना पोर्सलिन वाले, फास्टनर के ठोकते हैं तो उसमें क्या है कि कभी कभार पाइप आ जाता है, वायरिंग पहले से हुई होती है तो उसमें कट लग जाता है कभी कभी। हाँ, तो ये दिक्कत आ जाती है। दिक्कत आ जाती है। कस्टमर को अगर कन्फर्म फोर्सलिंग करवानी है तो वो वायरिंग पहले से ना करवाए, बाद में उसको हाँ, मतलब पहले से ही सोच रखी है तो कि फ्रेमिंग के बाद होती है वायरिंग। क्योंकि अगर पहले से ही करानी है तब तो ये देखो ये करवा सकते हैं। हाँ, वायरिंग नहीं करवानी है, अगर आप बाद में कभी 5 साल 2 साल 3 साल बाद कराओगे तब आप वायरिंग करवा लो, ठीक है ना। और करवाओगे तब वायरिंग थोड़ी खिंचवा करके भी करवा सकते हो, बाहर निकलवा के, एक बार की पूरी बाहर निकलवा के वापस करवा सकते हैं। नहीं तो पूरी वायरिंग खराब हो सकती है, ठीक है। अर्थिंग का डर रहता है, ज्यादातर खराब तो नहीं होती, ज्यादातर वो लीकेज करंट वाला दिक्कत आ जाती है। वो फिर बिजली का बिल वगैरह ज्यादा आएगा, करंट आएगा नल वगैरह में, दिक्कत ही है। फैम भाई, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं जो काम का डिज़ाइन तो दे देते हैं, डिज़ाइन देने के बाद सब कुछ हम उनके मुताबिक कर देते हैं, फिर भी वो इंजीनियर साइड करवा देते हैं स्विच बोर्ड को। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जगह चेंज करवा देते हैं जबकि उनका प्लान दिया हुआ होता है, क्या रीज़न है ये? उसमें कोई इंजीनियर रहता है जो लंबे वायर छुड़वा देता है, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है, इधर से उधर करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे भी होते हैं कि भाई यहाँ तक बोर्ड लगेगा ही लगेगा, तो हम उस हिसाब से वायर नाप के छोड़ते हैं। कस्टमर कई बार बोल देते इतने लंबे वायर की छोड़े, तो उस हिसाब से हम बोर्ड के हिसाब से वायर छोड़ देते। बाद में अगर इंजीनियर बोलते हैं इसको इधर से इधर करो या इधर करो, तो उसमें क्या उसको जॉइंट करना पड़ता है वायर को, और वायरिंग हमेशा जलती वहीं से जहाँ पे जॉइंट होता है, बीच में से कभी नहीं जलती वायरिंग। तो वो क्या कस्टमर की दिक्कत होती है बाद में बोर्ड और चेंज करने में, हमको भी दिक्कत होती है, कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वायरिंग जलेगी फिर बीच के अंदर से, वो अगर इधर से उधर बोर्ड करोगे तो वो बीच में रह जाएगा जॉइंट, दिक्कत आ जाएगी उसमें। तो मेरा इंजीनियर से कहने का मतलब ये, मैं सभी इंजीनियर को ये बात नहीं कह रहा, जो इस तरह का फॉल्ट करते हैं उन इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि इंजीनियर का क्या काम होता है, जब इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं ये लोग, फिर भी इनसे गलती हो जाती है। अब हाँ, ये कहोगे आप इंसान से गलती होती है, इंसान से होती है, मगर पढ़े लिखे किस वजह से हो आप? इस वजह से ना कि आप परफेक्ट साइज करोगे, परफेक्ट हर चीज़ पहले से ही प्लान लेके चलोगे, तभी तो कस्टमर इंजीनियर को रखता है, इंजीनियर को इतने पैसे देता है। क्यों देता है? इस बात की थोड़ी देता है कि वो बाद में कटिंग करवाए, बाद में इलेक्ट्रिशियन को परेशान करे। वो प्लम्बर को तो करते ही है, इलेक्ट्रिशियन तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर वही है जो शुरू से लेके एंड तक अपने दिमाग में प्लान बना के रखे और वही प्लान रहे एंड तक, ठीक है। हाँ, कस्टमर अगर कह दे कि इस प्लान में थोड़ा चेंज हो जाए, तब तो वो इंजीनियर की गलती नहीं होती है ना। बाकी बाद में जो इंजीनियर गलती करता है ना, वो तो गलती होती है, ठीक है। वो इंजीनियर सोचता है कि ये लाइन चेंज करो, लाइन स्विच बोर्ड को आगे पीछे करो, या फिर नल वाले को कहते हैं बहुत सारे इंजीनियर कि नल को ऊपर नीचे करो, वो बाद में नहीं होता ये सब चीज़ें। तो बहुत सारे इंजीनियर फॉल्टी इंजीनियर भी हैं जो मतलब कि ऐसे ही छोटी मोटी पढ़ाई लिखाई करके ऐसे ही हवाबाजी करने लग जाते हैं। बहुत सारे इंजीनियर को मैंने देखा है ऐसे हैं। बाकी कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो परफेक्ट एकदम बढ़िया डिज़ाइन देते हैं, एकदम बढ़िया काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे गलती नहीं होती, उनसे भी होती है, बट वो गलती को साइड वाइज करके एकदम परफेक्ट तरीके से काम करवाते हैं। इस तरह के इंजीनियर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसे इंजीनियर भी होने चाहिए। बाकी ऐसे हवाबाजी वाले इंजीनियर से आप काम ना करवाएं, मेरी सलाह तो ये रहेगी कस्टमर को। तो फैम भाई, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जब कोई कस्टमर के यहाँ अगर कोई लाइन फॉल्ट हो जाए, यानी लाइट जल नहीं रही है या लाइट में कुछ फॉल्ट है, मीटर का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आपको कोई कस्टमर बुलाए कि आपको रिपेयरिंग करना है, तो आप करने जाते हो तो क्या चार्ज, किस तरीके से चार्ज पे करना चाहिए? मतलब कितना पैसा लेना चाहिए, क्या हिसाबदार है इसका? फॉल्ट का तो एक अलग ही मैटर है, उसमें क्या है, टाइम देखना पड़ता है, टाइम कितना लग रहा है, क्या क्या चीज़ चेक कर रहे हैं हम। फॉल्ट निकालने में हर चीज़ चेक करनी पड़ती है, स्विच बोर्ड, कभी बार स्विच बोर्ड, फैन, ज़्यादातर अर्थिंग फैन से होती है, और भी गीजर वगैरह में हो जाती है कई बार। ऊपर की होती है तब तो ज़्यादा होता नहीं उनका मैटर। अगर कोई अंदर फॉल्ट है, जैसे ये वायरिंग में ऐसे फास्टनर लग गया, इनमें ढूंढने में भी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अलग रेट हो जाती है। तो मेहनत के अकॉर्डिंग जितनी मेहनत उतना पैसा। ऐसा है, ऐसा मैं भी करता हूँ। जितनी टाइम लग गया ना ज़्यादा, मैं भी उस हिसाब से ही चार्ज करता हूँ। ज़्यादातर अर्थिंग
किसी के भी घर में अर्थिंग हो, सबसे पहले अपने फैन चेक करवा ले जरूर, फैन और एक गीजर। अच्छा, ज़्यादातर ये दो चीज़, एक पानी की मोटर हो, पानी की मोटर तो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा फैन में और गीजर में, इन दो की वजह से अर्थिंग आती है। हाँ, क्योंकि फैन क्या है, छत में रहता है ना, छत में वो रहता है, और लोहे का रबड़ कट बक्सा जाता होता है, वो रबड़ कटने के बाद अर्थिंग करने लग जाता है। फैन में अगर करंट हो तो लीकेज करंट। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन है ना, जो एमसीबी बॉक्स होता है उसके अंदर एल्युमिनियम का वायर डाल देते हैं इनपुट में। कई बार हमने भी डाला है ऐसे। ये क्या एल्युमिनियम का वायर क्या दिक्कत करता है बाद में, कभी लोड बढ़ जाए, लोड अगर ज़्यादा हो जाए अपने घर के अंदर, जैसे एसी लगवा ली, गीज़र वगैरह लगवा लिया, फिर बाद में दिक्कत देती है एल्युमिनियम की केबल। उससे अच्छा है कॉपर का वायर डाले, एमएम के हिसाब से, गेज के हिसाब से, लोड के हिसाब से। अगर एल्युमिनियम का वायर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही निकाल दो, उसके पास में ग्रिप लगा दो एमसीबी बॉक्स के पास में, वहाँ तक एल्युमिनियम की ले आओ, और थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा होता है, 6 mm, 2 mm, 4 अगर वो ये क्या नाम 10 mm, 12 mm लगवाए दो। अगर पाइप लगा हुआ है तरीके से, तब तो फिर वो कॉपर का ठीक रहता है। कॉपर का लगा के बाहर कहीं पे ग्रिप वगैरह लगा। देखो 100 बात की अगर एक बात, एल्युमिनियम की केबल एमसीबी बॉक्स के अंदर डालोगे तो फिर क्या वो जलने की, वायरिंग एमसीबी बॉक्स पूरा जल जाता है ज़्यादातर। एक जगह पाइप निकाल के आया था मैं इसी, पूरा एमसीबी बॉक्स जल गया, पूरे वायरिंग वगैरह सब जल गई। फिर वहाँ पे कटिंग करके एमसीबी बॉक्स को थोड़ा ऊपर किया, वहाँ से नई वायरिंग निकाल के, जो पुरानी थी खराब हो गई थी उसको काट के एमसीबी बॉक्स को ऊपर सेट किया। वो क्या ज़्यादा नीचे आया हुआ था तब हो गई, अगर वो एमसीबी बॉक्स थोड़ा ऊपर होता तो फिर वो सेट ही नहीं होती वायरिंग, छत तोड़नी पड़ती है, ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो अब ये एल्युमिनियम की केबल एमसीबी बॉक्स में ना लगाए। जैसे ये दिक्कत तो कस्टमर को अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। अब यही पैसा जो है ना शुरू में खर्च कर लेता, थोड़ा कॉपर का वायर लगा लेता, क्या हो जाता? अब वो जल गया, जल के नुकसान ही हुआ ना। सस्ता आता है, कॉपर का महंगा, बहुत महंगा आता है। तो भी अब तो दिक्कत हो गई ना। हाँ, वो डबल मेहनत, डबल पैसे लग गए, पैसे डबल लग गए वो वायर से ज़्यादा, तो वो एक बार में काम हो जाता। ऊपर से वो जो सोचना चाहिए रिपेयरिंग वगैरह का। 100 बात की एक बात मैं तो कहूँ, एल्युमिनियम का एमसीबी बॉक्स में कभी भी ना यूज़ लें, डायरेक्टली आप कॉपर का ही वायर यूज़ लें, ठीक है। बाकी इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर एक प्रॉपर पूरा सिस्टम बनाया जाता है, उसके अंदर एल्युमिनियम का उपयोग लिया जाता है। बाकी घरेलू उपयोग के अंदर कॉपर ही वायर सक्सेसफुल है। फयाम भाई, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक इलेक्ट्रिशियन कितना पैसा कमा सकता है मंथली। वो तो फिक्स नहीं है इलेक्ट्रिशियन कितना पैसा कमा सकता है, फिर भी काम के ऊपर है। जैसे कि इस महीने कौन सा काम ज़्यादा चल रहा है, अगले महीने कौन सा ज़्यादा काम चल रहा है। जैसे किसी टाइम पे जरी का ज़्यादा काम आ जाता है, कभी कभी क्या छत का काम आ जाता है, तो वो फिक्स नहीं है। फोर सीलिंग का काम आ जाता है, अलग अलग रेट काम पे डिपेंड करता है वो कौन सा काम ज़्यादा चल रहा है अभी। अच्छा, जितना काम जैसे जैसे मिलेगा काम के ऊपर उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे अगर मैं मान के चलूँ कि 10,000 महीना कमा रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ में 20 कमा सकते हैं, 15 कमा सकते हैं, 15 30 कमा सकते हैं, या फिर काम के ऊपर है। 10 से कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे हाँ। इन्वर्टर फिटिंग के आ गई 10-12 काम, तो कभी कभी एक ही दिन में 2-3 काम आ जाए तो फिर महीने में ज़्यादा कमा लेते। और कई बार क्या सीज़न के ऊपर भी होता है, इलेक्ट्रिशियन की कमाई सीज़न पे भी होती है और नॉर्मल दिनों में भी, अलग अलग डिपेंड करती है। जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिशियन की एक आदत बहुत पसंद है। इलेक्ट्रिशियन वैसे एक अलग ही तरीके की मतलब वर्क है ये। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन कितना भी पैसा कमा सकता है। मान लीजिए उसके पास कॉल आ गया कि भाई पिन लगा दो, वो फटाफट से गाड़ी उठाएगा, पिन लगाने के लिए जाएगा, 100-200 रुपये लेके आ जाता है ना। और कोई कहता है पंखा लगा दो। इस टाइप के इलेक्ट्रिशियन अलग होते हैं, ये छोटे मोटे काम जो सारे दिन बस यही काम करके कमाते हैं। लेकिन किसी इलेक्ट्रिशियन को क्या बार बार ये छोटे मोटे काम पे इधर से उधर जाना क्या पसंद नहीं होता। एक ही साइड पे ज़्यादा काम होता है, वहीं पे जाना पसंद करते हैं। मैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को यही आदत है, ज़्यादातर जो बड़े काम होता है उसी के अंदर। अब वो तो है ही, आप छोटे मोटे में भी हालांकि कमाई तो है, कमाई है। पहले क्या मैं छोटे मोटे बहुत करता था, छोटे मोटे में दिन में 600-800 1000 रुपये ऐसी नॉर्मल कमा लेते। हाँ। जैसे कि खंबे पे तार जोड़ना है, लाइक हाँ। पापा जी मना ही करते। हाँ। फिर भी कभी कभी चला जाता था, 300 रुपये 400 रुपये, 2 मिनट का काम है वो। तो काम पे डिपेंड करता है कितने कमा सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिशियन 2 तरीके के हैं। एक तो खाली बड़े काम करता है, जैसे वॉल कटिंग, छत वत जो भी वायरिंग, बड़े काम करता है, छोटे मोटे में हाथ ही नहीं डालता, वो भी पैसा कमाता है। मगर छोटा इलेक्ट्रिशियन कितना भी कमा सकता है। छोटा इलेक्ट्रिशियन के पास कैसे कॉल आते हैं, देखो, अरे यार लाइट चली गई है, तार लगाने के लिए आ जाओ, 200-300 रुपये गायब।
200-300 रुपये उसी समय कमा लेता है वो। बहुत ही बढ़िया कमाई है भाई। अगर उसको नो टेंशन बंदा है ना, वो जिसकी शादी वादी कुछ भी नहीं हुई है, वो ये इस तरह के काम कर सकता है मेरे हिसाब से। देखो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं भाई, एक तार जोड़ दो, पिल लगा दो, लाइट लगा दो, बल्ब लगा दो, इस तरह के बहुत सारे कस्टमर है जो छोटे छोटे काम बताते हैं। तो ऐसे भी इलेक्ट्रिशियन आप बन सकते हो, जरूरी नहीं आप बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन बने, आप छोटे छोटे काम करके भी लाखों रुपए मंथली कमा सकते हो। फयाम भाई, अब मैं मेरे से रिलेटिव कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फयाम भाई, आप मुझसे कब मिले और किस प्रकार मिले, और मेरा जो व्यवहार आपके साथ काम करने का कराने का है वो कैसा है, बताइए। आप ऑडियंस को बताइए मैं कैसा हूँ। हम सबसे पहले मिले थे रमज़ान में मिले थे शायद। हाँ, उस टाइम रमज़ान में क्या आप काम कम करते हो, तो आपने किसी दुकानदार से मेरे नंबर लिए थे। यस। तो मैंने सबसे पहले आपका काम किया था छत में पाइप डालने का। संतोष नाम था उसका। हाँ, दुकानदार का। सबसे पहले छत में पाइप डाले थे। उस टाइम मैं जानता भी नहीं था कि क्या करते हैं मेरे भाई, क्या क्या काम करते हैं। मैंने यही सोचा था बस इलेक्ट्रिशियन हो गया कोई, तो छोटा मोटा काम है कर देता हूँ। बाद में ये शकाव जी ने बताया कि ये बहुत बढ़िया यूट्यूब पे इनका चैनल है, ये नाम से। फिर क्या ज़्यादा मुलाकात हुई। अमीर भाई बहुत अच्छे आदमी है, बहुत। हालांकि मुझे तो बहुत सारे काम बताते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम आमिर खान को जानते हो क्या? आमिर खान को जानता भी हूँ, और कुछ बोलते हैं कि मैं उनसे काम करवाऊँगा, तो मैं ये थोड़ी उनकी बुराई करके अपना काम ले लूँगा, उनका काम मैं ले लूँगा। अगर इनके नंबर मांग रहे हैं तो मैं इनके नंबर दे देता हूँ। सही है, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। काम बहुत आते हैं, काम अच्छा काम करोगे तो आपको बहुत काम मिलेंगे। बिल्कुल राइट, ये बात सही की। जैसे कि मैंने भी इस भाई से जुड़ा था, मैं कुछ इस प्रकार, जैसे हमारे साथ रहने वाले सखावत भाई, उन्होंने फयाम भाई से मिलवाया, तो इनका व्यवहार मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखो, मैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन की कमी नहीं है, मगर मैं जितने भी एक्स्ट्रा काम अगर लेता हूँ तो मैं फयाम भाई को ज़रूर देता हूँ। और मैं ऐसा भी है कि डायरेक्टली फयाम को ही कह देता हूँ कि भाई तू अपने हिसाब से ही सारा कुछ पेमेंट वाला सब मैटर खुद ही कर ले। क्यों? देखो, एक विश्वास होता है भाई पे, मुझे शुरू से ही विश्वास है, एक ट्रस्ट बिल्ड किया है भाई ने, तब जाके हम भी और लोग काम इनको देते हैं, और हम भी इनको भरोसे के साथ काम देते हैं। क्योंकि फयाम भाई से हमने करीबन 4-5 साल हो गए ना जुड़े हुए। 7-8 साल हो गए। आज तक किसी काम में मुझे पर्सनली शिकायत नहीं आई, ठीक है। और इनका काम करने का जो अंदाज़ है ना, बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। मैं ऐसे समझता हूँ कि ये मेरे जैसा काम करते हैं। मैं कहीं पे भी काम इनको दिखाता हूँ ना, और ये जहाँ पे काम करने जाते हैं तो मैं साइड पे ज़्यादातर जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनका काम अच्छा है। मेरी मुलाकात बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन से भी हुई, मगर वो एक घमंड टाइप बोलते हैं। हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो घमंड से बोलते हैं कि आप, हमारी क्या ज़रूरत है, आप खुद ही कर लो, ऐसे ऐसे कुछ लैंग्वेज में बात करते हैं। अब देखो यार, किसी बड़े से जुड़ना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ, मैं ये अपने आप को बड़ा नहीं बोल रहा फयाम भाई, हाँ। अपने आप बड़ा नहीं कह रहा, मगर मैं ये देखता हूँ कि बड़े से जुड़ना चाहिए। जैसे कि आप हमसे जुड़े हो, हम भी किसी से जुड़े हुए हैं। देखो, इससे कुछ सीखने को भी मिलता है, सीखने को मिलता है। देखो, काम जैसे कि अभी कुछ इंजीनियर है, जैसे हमारे मामू के लड़के हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं, तो वो उनके जो भी काम है वो हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर, ठीक है। तो जुड़ना चाहिए, अपने से बड़े से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, घमंड में नहीं रहना चाहिए कि नहीं मैं क्यों आऊँ उनके पास, मैं क्यों करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री हो तो काम करना चाहिए, फालतू बैठने से अच्छा है किसी के अंडर में भी काम कर लो यार, ये कोई नहीं है शर्म कि की अपना ही बात, काम करेंगे। शर्म की बात थोड़ी है भाई यार, ऐसा तो नहीं होना अभी चाहिए। मेरे पास बहुत काम रहता है, फिर भी मैं अगर फ्री रहता हूँ तो काम कर लेता हूँ। बस अमीर भाई बताते हैं, या और भी है हाँ, इलेक्ट्रिशियन जैसे मुस्तफा जी हुए। हाँ सही है, मुस्तफा जी भी काफ़ी इनको काम बताते हैं, करते हैं यार, क्या है इसमें, कोई शर्म की बात है क्या? एक तो दिमाग बिल्ड होगा ज़्यादा काम करने से, ताकत बढ़ेगी काम करने की, और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस तरीके से भाई, इलेक्ट्रिशियन भाइयों जो छोटी सोच रखते हैं ना, वो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए इस तरह की सोच, और जहाँ भी जैसा भी काम आपको मिले ना, कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम हैं, हम भी काम करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूबर हैं, हम बड़े हैं तो। हाँ, आमिर भाई बहुत मेहनती आदमी है, बहुत काम करते हैं ये भी।
छत पाइपिंग का, वॉल कटिंग का भी करते हैं। आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी इनकी। काम करते हैं, ये नहीं कि वीडियो बना के चले जाते हैं, काफ़ी जगह काम करते हैं, देखा है मैंने भी। तो ये बात है, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, मुझे पसंद है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया था कि मुझे काम बहुत पसंद है, बचपन से करता रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा जब तक हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से खुद भी काम करते हैं, किसी से करवा भी लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इलेक्ट्रिशियन भाइयों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि घमंड में ना रहें। अगर आप थोड़ा सा भी काम जानते हैं तो किसी बड़े इलेक्ट्रिशियन से कनेक्ट रहें, ताकि आपको काम से काम मिलते रहें। इसी तरह से बड़े होते हैं भाई इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। हर इंसान ऐसा थोड़ी होता है बचपन से काम सीखा हुआ होता है, जैसे मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो हर इंसान नहीं होता है, हर इंसान को सीखना ही पड़ता है, देखो सीधी सी बात है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, हर इलेक्ट्रिशियन को मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आपको भी हर इलेक्ट्रिशियन जो अपने से बड़ा इलेक्ट्रिशियन है उसके साथ काम करे, उसकी इज्जत ज़रूर करे, ताकि वो आपको आगे काम से काम देता रहे, ठीक है। तो यही एक एग्ज़ाम्पल हमारे फ़याम भाई हैं। तो इनको मैं बिना सोचे समझे इनको डायरेक्टली काम दे देता हूँ। ये इसके गवाह हमारे फ़याम भाई खुद हैं, करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम हम बताते हैं इनको, ठीक है। तो फ़याम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत मज़ा आया। आपने हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब बता दिया है कि क्या क्या किस तरीके से किस प्रकार काम करना चाहिए। तो आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आप हमारी इस पॉडकास्ट में आए और काफ़ी समय आपने दे दिया, इसके लिए भी मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े चैनल पे बुलाया। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई, और मुझसे क्या जानना है, आपसे बहुत जानते हैं कस्टमर, आपके जो ये व्यूअर्स है, मुझसे सीखने से ज़्यादा आपसे सीखते हैं। वो तो है ही। आमिर भाई, आपने तो मुझसे बहुत सारे सवाल कर लिए, अब मैं आपसे एक सवाल करूँगा बस। बोलिए। बताओगे आप? हाँ। आपका गुरु कौन है? आपने किससे काम सीखा? अरे यार, इसने तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है, अब कैसे जवाब दूँ इसे? चाहिए जवाब? हाँ, मुझे नहीं, आपकी पूरी व्यूवर्स को चाहिए, जितने आपको लोग देख रहे हैं उन सबको चाहिए। बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, अभी बता दूंगा तो। क्यों? नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसके अंदर मेरा खुद का पॉडकास्ट होगा, मैं खुद गेस्ट बन के आऊँगा, उसमें कंप्लीट डिटेल्ड के अंदर बताऊँगा मेरा गुरु कौन है, मैंने काम किससे सीखा। तो अभी मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बता सका, ठीक है। नेक्स्ट में कंफर्म है? कंफर्म है, आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है।